प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फिजिक्स का यूनिट 3 स्टार्ट किया था, उसी क्रम में आज उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। सेकेंड लेक्चर क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और इसके जस्ट पिछले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज के लेक्चर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक। और देखिए पिछले जैसे कि 9th 10th 11th 12th हमने सब में सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही पढ़ा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि तीन परपेंडिकुलर क्या होती है, लाइन होती है जो एक म्यूचुअल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको कहते हैं ओरिजिन। यानी कि ऐसे XYZ आप बहुत ही बना के पढ़े होंगे। और यहाँ पे ये क्या करता था, 3D स्पेस को दिखाता था, और 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट को हमें लोकेट करने के लिए क्या करते थे कि मान लेते थे कि यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए y है और ये x है, और जैसे मान लेते थे z से कुछ दूरी है, और इसको कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? इसका लिखते थे XYZ, जो कि दिखाता था कि x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से y डिस्टेंस पे, और z एक्सिस से z डिस्टेंस पे। तो इससे ही हम बहुत कुछ सवालों को और बहुत कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट रहता था, या फिर किसी भी स्पेस का, किसी भी चीज़ का, जैसे किसी गोला का या फिर किसी भी चीज़ का हमें निकालना रहता था कि किसी पॉइंट को कि वो पॉइंट कहाँ है, तो हम इस कार्टेशियन सिस्टम से निकाल लेते थे। पर जब ये कार्टेशियन सिस्टम है ही, तो हमारे पास स्फेरिकल की क्या ज़रूरत थी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या ज़रूरत थी, इसको जानते हैं। देखिए, फिजिक्स में कुछ ऐसी फिनोमिना होती है जिसको हम सॉल्व करें, जिसका हम निकालें कुछ भी वैल्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो क्या होता था, टफ हो जाता था। यानी कि कह सकते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए आया। अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक अर्थ को समझ लीजिए, अर्थ क्या होता है, एकदम गोला नहीं, का चारों ओर से होता है गोला, ठीक है। मान लीजिए यही समझ लीजिए कोई, ये एक क्या है, ये एक समझिए कि कंडक्टर है, ठीक है। इसको समझ जाइए कंडक्टर। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। एक कंडक्टर है, और इसे मान लीजिए कि कोई क्यू चार्ज है, पूरे में क्यू चार्ज है। आपको कितना है ये निकालने के लिए हम कैसे करते थे, ऐसे कर थोड़ा सा इसका ले लेते थे सरफेस, और इसको इसी को क्या कर रहे, इंटीग्रेट कर देते थे, और ये XY कोऑर्डिनेट में हम लोग बदल के क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे, पूरा हमें मिल जाता था। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, सब कुछ तो निकल ही जा रहा है, पर क्या ऐसी ज़रूरत, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग सॉल्व करने चले तो बहुत ही हमें टफ पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि बहुत हमारे लिए मुश्किल टास्क हो जाएगा वो एक। यानी कि कह सकते हैं कि उससे क्या हमें निकलेगा तो, पर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तब निकलेगा। पर उसी के जगह अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज़ कर ले तो वो चीज़ आसानी से निकल जाएगी। यानी हमने क्या किया, अपने फिजिक्स में एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि कुछ चीज़ों को जो इस तरीके से सॉल्व करते थे वो इससे आसान कर देगा। तो जैसे इसके कुछ कोऑर्डिनेट होते थे XYZ, वैसे भी इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट होते हैं R, और ये क्या, एक होते हैं थीटा और एक होता है फाई, ठीक है। इसका तो आप जानते हैं कि XYZ मीन्स क्या होता है, x ओरिजिन से x डिस्टेंस पे x, ओरिजिन से y डिस्टेंस पे y, और ओरिजिन से z डिस्टेंस पे z, जहाँ पॉइंट रहता है वैसे निकाल लेते हैं। अब इसमें है कि ये क्या होता है, ये स्फेरिकल में r क्या होता है, और थीटा कौन सी बला है, ये, और समझिए फाई कौन सी बला है। चलिए इसको हम देखते हैं। अब क्या करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। पहले अगर r, थीटा और फाई को आप समझ ले कि वो क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो समझ लीजिए आपने पूरी कहानी जान ली, और आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। यानी सिर्फ आपको इस तीनों को समझना है कि ये होता क्या है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हो और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। चलिए देखिए, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने यहाँ कुछ लिखा, उसको समझ लेते हैं। और अभी जो मैंने आपको समझाया है सेम वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे सिंस वी नो, यानी कि हम जानते हैं क्या, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो आपने पीछे इसके लेक्चर पढ़ा उसमें क्या समझते हैं हम लोग कि ये क्या करता है, किसी भी लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस, यानी स्पेस में किसी भी पॉइंट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, किस तरीके से,
कोऑर्डिनेट नेम उसका क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड। यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी पॉइंट को लोकेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड का यूज़ करते हैं। यानी एक्स से दूरी, वाई से दूरी एंड जेड से दूरी निकालते हैं, तब हमें वो पॉइंट मिल जाता है। तो सेम वैसे ही सिमिलरली अब हम देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को कहाँ वो पॉइंट स्पेस में होगा उसको हम डिफाइन करने के लिए इस कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ हम एक्स वाई जेड का यूज़ करते थे, वैसे ही हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर, थीटा एंड फाई का यूज़ करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड जो रहता था उसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई वाला वाई एक्सिस से डिस्टेंस और जेड वाला जेड एक्सिस से डिस्टेंस बताया था। और यहाँ पे आर, थीटा और फाई क्या है, इसको चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ मैं फिगर बनाऊंगी, वहीं पे मैं बताऊंगी कि आर क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है अभी मैं छोटा सा बनाऊंगी, फिर इसको बड़ा सा ही बनाऊंगी। पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये आपका ये है और ये है, ठीक है, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। हम स्फेरिकल में हमेशा क्या मानते हैं, ऊपर वाले को जेड मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको जो माइंड में देखिए, माइंड में इसको एज्यूम करना पड़ता है ना कि जो ये वाई है वो ऊपर की साइड है, एज्यूम करना पड़ता है, तो इसलिए जेड को ऊपर रखेंगे तो आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसको यहाँ कर देंगे तो भी सही होगा, पर करेंगे फिर मैं सॉल्व करूँगी तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होने लगेगा। पर ये उतनी वाई की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम वाई को इधर लिख दे रहे हैं और जेड और एक्स को इधर लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे बताइए आर क्या हो सकता है। आर क्या है, इस ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी, जिस पॉइंट को हमें खोजना है स्पेस में, ठीक है, जिसको हमें लोकेट करना है, ठीक है, वो क्या होती है, वो दूरी होती है आर की। यानी ये क्या है, आर की दूरी है और मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, और अब चलते हैं कि थीटा क्या है। देखिए हमने क्या बताया कि रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये रेडियल डिस्टेंस क्या है, देखिए हमने क्या बताया, स्फेरिकल कुछ ऐसे चीज़ों की, जैसे लाइक अर्थ जैसे चीज़ों के लिए, अर्थ में कहाँ कोई पॉइंट लोकेट है उसके लिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं वैसे टाइप में। तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ पे ओरिजिन मानेंगे। तो इस ओरिजिन को हम हमेशा क्या होगा, ये जो इस पॉइंट से दूरी हमेशा रेडियल ही होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि क्या होगा, ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। और अब थीटा क्या है, थीटा कौन सी बला है, इसको देख लेते हैं। ये क्या, थीटा को हम पोलर एंगल कहते हैं, वो एक दिमाग में याद रख लीजिए। और अब समझते हैं कि ये थीटा है क्या, क्या लिखा है, मेड बाई आर, यानी इस आर के द्वारा बनाया गया एंगल है फ्रॉम जेड, यानी जेड एक्सिस, इसीलिए मैंने जेड को क्या किया, ऊपर लिखा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है थीटा। आप समझ गए। अब चलिए फाई की है कि फाई क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए आपको एक चीज़, ये देखिए, ये जो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो ये वाई और ये जो एक्स है, वो अब अगर इस तरीके से ये निकला हुआ बाहर है, वाई बाहर निकला हुआ और एक्स ऐसे है, ठीक है, एक्स ऐसे है, वाई बाहर निकला हुआ है, और इसको मान लीजिए पूरा भर दीजिए, तो एक प्रकार का ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेन हो जाएगा। तो उस प्लेन को अगर हम एक लाइन में दिखाए तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसको समझ लीजिए कि वाई और एक्स का ही है, पर उस प्लेन को हमने क्या किया, इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, और जेड को इधर कर दीजिए। ठीक है, और पी पॉइंट को अगर इधर कर देंगे, तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में आपको बताया था कि किसी भी, मान लीजिए अगर इसको वेक्टर मान लेते हैं, एक पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन हम क्या करते थे, हमेशा इसका प्रोजेक्शन करते थे, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बन जाता था, यानी कि प्रक्षेप पे बोलते थे। ये क्या करते थे, इसका कहते थे कि इस पे क्या है, ये प्रोजेक्शन है, तो फिर हम इस पे क्या करते थे, लंब ड्रॉ करते थे, और ये कहते थे कि ये भी ओरिजिन से दूरी ही होती थी, और इसको कोई नाम दे रहे थे, मान लीजिए क्यों नाम दे रहे, इसको माने जेड दे रहे हैं, और फिर क्या करिए, इसका प्रोजेक्शन। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है, पर हमने क्या लिखा, एक आपको लाइन ड्रॉ किया। अब ये एक प्लेन है, मान लीजिए कुछ ऐसे चीज़ रखा हुआ है, तो अब इस चीज़ पे हमें इस पे हमें इसको लंब डालना है। ठीक है, प्रक्षेप निकालने क्या करेंगे, इसका हमें एक्स एक्सिस पे प्रक्षेप नहीं चाहिए, इस प्लेन पे प्रक्षेप चाहिए, यानी कि प्रोजेक्शन चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे। तो हम एक्स एक्सिस पे लंब नहीं डालेंगे, हम इस प्लेन पे लंब डालेंगे। हम क्या, इस प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे लंब डालेंगे। तो लंब डालेंगे तो ऐसे आप डालेंगे, ठीक है, लंब प्लेन पे हमें लंब डालना है। ठीक है,
ऐसे हम क्या करेंगे, प्लेन पे लंब डालेंगे, क्योंकि इसी तरह से हमने बताया था आपको प्रोजेक्शन, ये हम ऐसे मान लीजिए कि इस प्लेन पे लंब डाल दिए, और लंब डालेंगे तो फिर ओरिजिन से उसको मिलाते हैं, ओरिजिन से मिलाते हैं, और यही क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन होता है। यानी कि अगर इसको ओ बोले तो ओपी का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, यानी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, यही होता है आपका एजुमेथल एंगल, यानी यही क्या होता है, फाई। अगर हमें फाई पता हो, और अगर हमें, देखिए क्यू है, ठीक है, अगर हमें फाई पता हो, अगर हमें थीटा पता हो, और अगर हमें आर पता हो, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा कोई अगर कोई चीज है तो उसका भी हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है लोकेशन। यानी जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड अगर हमें पता चल जाता तो हम जान जाते कि पॉइंट कहाँ है, वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें फाई थीटा और आर पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस लोकेशन को निकाल सकते हैं कि वो पी कहाँ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आर थीटा और फाई को निकालते हैं, कुछ उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू किस किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई और जेड होता था, यानी यहाँ प्लेन एक्स जेड एक्स और वाई है, वैसे इसका क्या होता था, कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड हो जाता। तो इसी के रिलेशन में, यानी कि कह सकते हैं कि इसी के उसमें हम कुछ निकालेंगे, यानी जो आर थीटा और फाई आएगा कुछ इन लोग के बीच रिलेशन को दिखाएगा वो, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कनेक्शन हम लोग निकालेंगे बिटवीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच हम लोग कुछ कनेक्शन निकालेंगे, और उसी से हम लोग आर थीटा और फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, आर थीटा और फाई की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कनेक्शन बिटवीन आर थीटा फाई और एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और आर थीटा फाई क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इन दोनों के बीच हम लोग कुछ रिलेशन निकालेंगे, उस रिलेशन से हम आर थीटा और फाई को फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इसका कोऑर्डिनेट चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। चलिए एक चीज़ पहले स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे तो ऐसे जो वेक्टर अलजेब्रा में हमने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ से कोई पॉइंट मान लीजिए कि पी पॉइंट है, लोकेट है, और इसको ऐसे निकालते थे, ठीक है। और इसका प्रक्षेप जो हमने पीछे ही बताया कि इस पर क्या करते थे, इस पे हम लोग इस पे लंब डालते थे, तब इसका प्रक्षेप इस पर मिलता था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सेम यही कंडीशन, बस इस बार क्या करना है कि जो ये सॉरी ये क्या है, वाई है, जो कि ये वाई है और ये एक्स है, तो ये प्लेन है, एक ऐसे टाइप का ये प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन पे अगर पी से लंब डाले हैं हम लोग, जैसे इसमें इस पे क्या करते थे, लंब डालते थे, तो ये दोनों के बीच 90 डिग्री होता। इसलिए आपको दिमाग में ये भी लेके चलना है कि जेड ओ और क्यू के बीच भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी प्रक्षेप जिस पे डालते थे उससे क्या करता था, ये 90 डिग्री बनाता था, ठीक है। यानी ये भी 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री बनाया था, इसमें भी 90 डिग्री बनाएगा। एक चीज आपको दिमाग में रखना है, इस टाइप को आप फिगर को देखेंगे अपने माइंड में, इस टाइप से आप इसको देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग आगे इसको देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब ये क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि जो आर है, आर क्या करना, अब हमें आर क्या करना है, अब हमें आर के दो कंपोनेंट निकालने हैं। कंपोनेंट क्या होता है, घटक होता है। जैसे फिर चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा में समझाने के लिए आपको कि ऐसे करते थे, पी पॉइंट रहता था, मान लीजिए कि ये आर रहता था, तो हम लोग कंपोनेंट जब निकालते थे तो इसको जो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो जो थीटा से लगा हुआ होता था उसको हम क्या लिखते थे आर कॉस थीटा, और जो इधर होता था उसको क्या लिखते थे, आर साइन थीटा। और यही कहते थे कि हमने आर के दो घटक निकाल लिए हैं, एक आर कॉस थीटा और एक साइन थीटा, और जो थीटा से लगा हुआ को कॉस थीटा करते थे। तो सेम यही चीज़ हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। जैसे ये था तो वहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो इसलिए जो ये आर होगा, ये जो आर है उसके कंपोनेंट को हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, तो जो थीटा से लगा हुआ रहता है उसको कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, उसको हम लोग कॉस वाला कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं आर कॉस और लिख देंगे थीटा, और क्या करेंगे, और फिर जो दूसरा जो इसके 90 डिग्री पे रहता था उसको हम साइन थीटा लिखते थे। तो इसमें क्या है, ये इस पे 90 डिग्री, हमने भी आपको समझाया कैसे है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ आप ये भी देखिए कि जो ये चीज़ है
वो इन दोनों, इस देखिए ये भी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि y और x भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो उसके बीच का अब ये एक, मान लीजिए कि जैसे इन दोनों के बीच में r था, वैसे ही अब x और y के बीच में क्या हो जाएगा, ये r साइन थीटा है। तो इसके कंपोनेंट को निकाल लेंगे तो कौन से दो घटक हमको मिलेंगे, हमको मिलेंगे जो थीटा से लगा हुआ है, यहाँ पे फाई है, थीटा यहाँ पे फाई है, तो जो फाई से लगा हुआ एंगल है, यानी जो बीच में एंगल है, उस वाले को क्या कहते हैं हम लोग, साइन लिखते हैं, ठीक है। और फिर जो इधर लिखा रहता है उसको आगे लिख लेते हैं, तो लिखेंगे r साइन थीटा, और जो थीटा से लगा हुआ था, जो थीटा से लगा होता उसको कॉस लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और आर साइन थीटा मैंने कहाँ से लिखा, जैसे ये आर आगे लिख देते हैं, वैसे इस वेक्टर का जो ये है वो क्या है, मान मैग्नीट्यूड क्या है, आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग आर साइन थीटा, और लिख देंगे फिर से साइन, पर क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। देखिए मैंने एक चीज़ गलत किया, यहाँ पे क्या है, ये फाई है, इसलिए यहाँ पे फाई होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फाई होगा। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो समझ लीजिए अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी टफ चीज़ नहीं है, हमने वेक्टर अलजेब्रा में कंपोनेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, और अगर आपको देखना है तो वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, जो x, जो y, x और z में क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। x पे क्या है, x पे देखिए, इस x पे क्या है, ये वाला चीज़ है, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये साइन फाई है, ठीक है। देखिए मैं थीटा लिख दे रही हूँ, और कहीं मैं अगर थीटा लिख भी दूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये हो जाएगा, ये क्या है, y है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर साइन थीटा और कॉस फाई, ठीक है। और z क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं हम लोग, z क्या लिख सकते हैं, z है r, ये चीज z है, r cos थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r की वैल्यू, क्योंकि इसका देखिए मैंने क्या बताया था कि r थीटा और फाई होता है, तो फर्स्ट क्या है r, इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, पहले r निकालें, सॉरी मैंने x लिख दिया, यहाँ पे r रहता है, ठीक है। पहले r फाइंड करेंगे, फिर थीटा फाइंड करेंगे, फिर फाई फाइंड करेंगे। तो r फाइंड कैसे करेंगे, r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। फिर से क्या कहा मैंने, तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, और प्लस अब क्या है, वाई वाली वैल्यू लिखते हैं, वाई वाली वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। और प्लस ये क्या लिखते हैं, प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो सकता है, तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, बचेगा साइन स्क्वायर फाई, और बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा, देखिए कॉस स्क्वायर फाई बच जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, और प्लस यहाँ पे जो बच्चा है उसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, बचेगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें 1 का इंटू होगा तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और बच जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, यानी हमें आर स्क्वायर मिला, किसकी वैल्यू हमें मिली,
हमें किसकी आर स्क्वायर मिली, किसकी वैल्यू आर स्क्वायर मिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हमें आर स्क्वायर को यहाँ पे आर स्क्वायर फर्स्ट है, इसको आर स्क्वायर को फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आर स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है वो रूट इस पर चला आएगा, तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने एक चीज़ क्या निकाल लिया, आर तो निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं हम लोग आर की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू हमें क्या मिली है एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए अब हमें इरेज करना पड़ेगा। हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब हमारा क्या टर्न है, थीटा निकालने का टर्न है। तो थीटा निकालने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाइए कि क्या करना पड़ेगा हमको। हमें थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर करूँगी, इसको स्क्वायर करूँगी, और साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, ये दोनों हमें कॉमन मिल जा रहा है, ये चीज़ और ये चीज़। तो लिख देंगे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और लिख देंगे बीच में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि हमें लास्ट में क्या मिला, हमें मिला आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। ये किसकी वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। यानी यहाँ लिख लेते हैं क्या, हम करेंगे 4 और ये कर देंगे 3। अब क्या हो जाएगा, अब दोनों साइड ये वाला साइड स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। स्क्वायर करके नहीं करेंगे, बस सिंपली हम लोग भाग देंगे। तो हो जाएगा स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और क्या इधर नीचे लिखना है, 3 वाले का देखेंगे राइट हैंड साइड क्या है, जेड है, यानी हो जाएगा जेड स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे देखिए एक स्टेप और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। ये जितना स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटा दीजिए और इस पर लगा दीजिए रूट। क्या किया, सारा स्क्वायर को हमने इस पे कर दिया, तो सिंपली इसको हम यहाँ कर सकते हैं। हमने क्या किया, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया, जहाँ ये स्क्वायर आया था आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर को हटा कर हमने इस पे डाल दिया, तो रूट हो जाएगा। ये कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अब डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे आर साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और अपान जेड बचेगा, ये वाला जेड। और ये क्या करना है, ये डिवाइड में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये 3rd है। हो जाएगा आर और हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हो गया। अब क्या करते हैं, क्या क्या कट हो रहा है, आर से आर तो कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब इसको इधर लिख लेते हैं पहले, यानी कि टैन थीटा, ये टैन थीटा लिख लेते हैं। और इधर हमें दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको हम इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर। और इसको भी तो लिख सकते हैं हम लोग, रूट में कर देंगे तो जेड स्क्वायर तो लिख सकते हैं, रूट हटेगा तो जेड बन जाएगा। यानी सीधे हम लोग क्या करते हैं, इस सारे रूट को एक में मिला लेते हैं,
मिला लेते हैं और क्या करते हैं, जेड कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने जेड स्क्वायर कर दिया और उस पर रूट लगा दिया। वो भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि एक में रूट आ जाए, यानी कि क्या मिलेगा, tan थीटा मिल गया। और tan थीटा को हम करेंगे, थीटा जब निकालेंगे तो हम मिलेगा tan इनवर्स। देखिए रुके देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। tan इनवर्स इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी दिख रहा है, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू निकालनी, हमने थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है तीसरा क्या बचा था, फाई, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए थोड़ा सा कुछ उसके लिए सॉरी, क्या हुआ था, ये खुल गया था, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। क्या था, हम लोग क्या निकाला, थीटा निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें फाई निकालना था। एक फाई की वैल्यू हमें बच गई, क्योंकि हमने क्या बोला था, आर और थीटा फाई, ठीक है। तो क्या बचा, फाई अभी बचा, उसको निकालना। तो इसको यहाँ पे रख देते, इसको लिख देते कि हमने 2 निकाल लिया, हमने यहाँ 1 निकाल लिया, और हमें थर्ड वाला निकालना है, फाई निकालना है। तो इसको यहाँ रख देते, इसको यहाँ रख देते, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। मिटा लेंगे तो क्या होगा, इसको मिटा लेते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, अब निकालना है हमें फाई। क्या करते हैं हम, फाई की वैल्यू अब निकालते हैं। फाई की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अब देखिए, हमने इक्वेशन तो डिलीट कर, सॉरी मिटा दिया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी हमने इक्वेशन को मिटा दिया। क्या इक्वेशन था आपका, इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन था x इज इक्वल टू था आर, सॉरी आर था, और क्या था, साइन थीटा, और क्या था, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 था। फिर y इज इक्वल टू क्या था, आर और साइन थीटा, और क्या था, सॉरी यहाँ फाई था, यहाँ पे फाई था, और यहाँ पे क्या था, कॉस फाई था। ये क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था। और जेड क्या था, जेड था आर, जेड यहाँ पे मैंने लिखा, जेड क्या था, जेड था आर और कॉस थीटा। ये क्या था, जेड की वैल्यू थी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, अब हमें फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाएगा, क्या करना पड़ेगा हमें फाई निकालने के लिए। तो जिसमें जिसमें फाई होगा उसी को हम यूज़ करेंगे। तो फाई किस किस में है, इस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 1 को, ठीक है। यानी पहले इसको लिख लेते हैं y और लिखेंगे x। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को भाग दे दिया। तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा r साइन थीटा कॉस। देखिए हमने गलत लिखा है कहीं पे, ठीक है। साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, दोनों की वैल्यू एक तो होगी नहीं, दोनों की वैल्यू अलग अलग हमने निकाली थी। दोनों की वैल्यू सेम कैसे हो जाएगी, ये क्या है, साइन फाई है, ठीक है, साइन फाई, सॉरी मिस्टेक के लिए, ये साइन फाई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आर और साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस फाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या कट जा रहा है, ये दोनों ये सब कट जा रहा है। तो हो जाएगा वाई अपान एक्स, और ये हो जाएगा tan फाई, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें फाई की वैल्यू चाहिए। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, नहीं हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपान x। यानी हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने फाई की भी वैल्यू निकाल ली, हमने r की भी वैल्यू निकाल ली, और हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। और हमने यही क्या कहा था कि यही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या है, वो पॉइंट था, क्या बोलते हैं उसको, XYZ क्या बोलते हैं, दिमाग में नहीं आया, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट होता है XYZ जो कार्टेशियन सिस्टम में वही होता है। इसमें R और थीटा और फाई और सबकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। अब आपको कोई कहेगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट को निकालिए, तो आपको ये याद रहना चाहिए, फाई के लिए ये याद रहना चाहिए, थीटा के लिए, और ये याद रहना चाहिए आर के लिए। और हमने ये भी बताया कि आर क्या है, फाई क्या है, और थीटा क्या है। तो यही है क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम क्या नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे ही एक और हमें
पढ़ना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। और लास्ट में एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया, पर आपको पर एग्ज़ाम में लिखना भी होता है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ कि किस तरह आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, बाय।